अगर आप सोमालिया में हैं और आपका मन समोसा खाने का कर रहा है तो सोमालिया में रहते हुए आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सोमालिया में समोसा बैन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समोसे को उसके त्रिकोणीय आकार के कारण सोमालिया में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी तरह सोमालिया का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। तो आइए चलते हैं समुद्र लुटेरों के देश सोमालिया के सफर पर। नमस्कार, मैं हूं निशित और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नो विथ निशित। सोमालिया एक ऐसा देश जो समुद्री लुटेरों के देश से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर इसकी भौगोलिक संरचना की बात करें तो सोमालिया अफ्रीकी समूह का एक देश है जिसकी राजधानी मोगादिशु है। यह देश का गठन 1 जुलाई 1960 में हुआ था। सोमालिया अफ्रीका के हॉर्न में स्थित एक देश है जिसमें आधिकारिक तौर पर 6 संघीय सदस्य राज्य शामिल है, जैसे गैलमुदुगु, हिर्शबेल, जुबलैंड, दक्षिण पश्चिम पुंटलैंड, सोमालिलैंड और बेनादिर नगरपालिका। यह पश्चिम में इथियोपिया, उत्तर पश्चिम में जिबूती, उत्तर में अदन की खाड़ी, पूर्व में सोमाली सागर और गारदाफुई चैनल और केन्या दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह देश 6,37,657 वर्ग किलोमीटर के भूमि क्षेत्र के साथ सोमालिया के इलाके में मुख्य रूप से पठार, मैदान और उच्च भूमि शामिल है। इसकी तटीय रेखा मुख्य भूमि अफ्रीका की सबसे लंबी 3,333 किलोमीटर से अधिक लंबी है। सोमालिया एक अर्ध शुष्क देश है जिसमें लगभग 1.64% कृषि योग्य भूमि है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि सोमालिया और इथियोपिया जो कि पड़ोसी देश है, उसके बावजूद इन दोनों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं। अगर आप सोमालिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की तरह यह देश भी एकजुट सोमालिया कहा जाता है। सोमालिया के लोग इसे ग्रेटर सोमालिया के रूप में परिभाषित करते हैं। भारत की तरह सोमालिया भी लंबे समय से यूरोपीय उपनिवेश का हिस्सा बना रहा। सोमालिया का आधा भाग इटली के अधीन था और आधा भाग ब्रिटिश शासन के अधीन था। जब दोनों देशों ने सोमालिया छोड़ा तो एक बड़ा देश उभरा जिसका नाम था यूनाइटेड सोमालिया। सोमाली मुद्रा की बात करें तो यह सोमाली शिलिंग है। इस देश की आधिकारिक भाषा सोमाली और अरबी सोमालिया है। सोमाली भाषा सोमाली लोगों की मातृभाषा है, जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला जातीय समूह भी है। यह एफ्रो एशियाई भाषा परिवार की कुशिटिक शाखा का सदस्य है। सोमाली बोलियां 3 मुख्य समूहों में विभाजित है, उत्तरी बेनादिर और मई। सोमाली कुशिटिक भाषाओं का सबसे अच्छा प्रलेखित है जिसमें 1900 से पहले के शैक्षणिक अध्ययन शामिल है। अगर हम समझे कि सोमालिया क्यों खास है तो इसमें सबसे अहम भूमिका उसके पड़ोसी देश जिबूती की है। अमेरिका, जापान, चीन और फ्रांस ने जिबूती में अपने सैन्य शिविर बनाए हैं और इसका दखल सोमालिया में भी देखने को मिल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोमालिया को एक असफल देश के रूप में जाना जाता है। क्या है सोमालिया का इतिहास? अब बात करते हैं इस देश के उद्भव की। तो यह देश सबसे पहली बार 1 जुलाई 1960 को दुनिया के सामने आया। 1 जुलाई 1960 से पहले सोमालिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा ब्रिटिश सोमालीलैंड था और दूसरा हिस्सा इटालियन सोमालीलैंड था। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर सोमालिया देश बनता है। मतलब सोमालिया को 1960 में आजादी मिली, लेकिन सोमालिया के लिए आजादी की राह बहुत ही कठिन होने वाली थी। आजादी के 9 साल के भीतर सोमालिया में पहली बार तख्ता पलट होता है। 1969 में सोमालिया के कद्दावर नेता मोहम्मद सियाद बर्रे ने तख्ता पलट कर दिया और तानाशाह बन गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तख्ता पलट में किसी की मौत नहीं हुई। अब आपके मन में यह भी सवाल आया होगा कि इस समय दुनिया में क्या चल रहा था। तो दुनिया में शीत युद्ध का दौर चल रहा था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहे शीत युद्ध ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था। सोमालिया भी इस शीत युद्ध का शिकार बना। शीत युद्ध की स्थिति ऐसी थी कि यदि देश को सोवियत यूनियन का समर्थन प्राप्त था तो अमेरिका अपने शत्रु का समर्थन करता था।
सोमालिया के लोगों का यह मानना था कि अपने पड़ोसी देश इथियोपिया को सोमालिया में विलय करके एक संयुक्त देश बनना चाहिए। इसी कारण सोमालिया ने इथियोपिया पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन वे एक बार भी सफल नहीं हुए। अब आता है साल 1970 से 1978, जहां इसी साल सोमालिया ने इथियोपिया पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। इसमें सोवियत संघ सोमालिया का समर्थन कर रहा था। हालांकि इस समय अमेरिका ने इथियोपिया का ज्यादा समर्थन नहीं किया। इसके कई स्थानीय कारण भी थे, लेकिन इसी बीच इथियोपिया ने अपनी सेना तैयार की और लंबी लड़ाई लड़ी। इथियोपिया के नागरिक सेना में शामिल हो गए थे और जिसकी वजह से इथियोपिया के काफी लोग लड़ाई में मारे गए थे। साथ ही इस अतिक्रमण के दौरान सोमालिया के कई सैनिक भी मारे गए। सोमालिया का यह आक्रमण फिर एक बार विफल रहा और सोमालिया को भारी क्षति उठानी पड़ी। सोमालिया को बहुत सारा पैसा भी खोना पड़ा, लेकिन सोमालिया को लगा कि इथियोपिया पर हमला करने के बाद उसे बहुत फायदा हुआ है। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह भी थी कि सोमालिया में बने विद्रोही गुटों ने इथियोपिया से हाथ मिला लिया था, जिसके बाद एक निर्णायक मोड़ आता है, जहां सोमालिया के तानाशाह राजा मोहम्मद सईद बर्रे ने सोवियत संघ की बात सुनना बंद कर दिया और कुछ ऐसे निर्णय लिए जो सोवियत संघ को पसंद नहीं आए। जैसे देखकर अमेरिका ने सोमालिया का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1988, जहां सोमालिया को इथियोपिया के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस दौरान हुआ यह कि इथियोपिया ने अपना धन विकास में लगाया, लेकिन सोमालिया ने केवल अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के पर ध्यान केंद्रित किया। इसके चलते सोमालिया में कोई विकास कार्य ही नहीं हुआ। इसके बाद जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसका सीधा असर सोमालिया पर पड़ा। इस विघटन के होते ही सोमालिया के तानाशाह मोहम्मद बेर ने उसी के देश से निकाल दिया गया, जिसके पहले देश में करीब 40 साल तक तानाशाह का शासन चला था। लेकिन इस दौरान कई विद्रोहियों ने जन्म लिया था, जिस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं था। इस अवधि के दौरान सोमालिया में अकाल पड़ता है। जैसे ही यह मामला संयुक्त राष्ट्र के ध्यान में आता है तो उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर एक तीव्र अभियान चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन रिस्टोर होप, जिसके माध्यम से सोमालिया में भूखमरी खत्म करने की यह एक बड़ी पहल करी गई थी। लेकिन इसके बावजूद सोमालिया की हालत ऐसी थी कि लोग भूख से मर रहे थे। दूसरी ओर अपराध दर में भी काफी वृद्धि हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने सोचा कि यदि लोगों को भोजन मिलेगा तो छोटे मोटे झगड़े कम हो जाएंगे, लेकिन देश में हुआ इससे बिल्कुल विपरीत, जो देश की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक है। यह मिशन बहुत बड़ी आपदा साबित हुआ। यह ऑपरेशन सिर्फ 15 महीने तक चला और यूएन ने इसे वापस ले लिया। इस ऑपरेशन के दौरान संयुक्त राष्ट्र बलों के खिलाफ हिंसा भी हुई थी। अगर मैं एक घटना का जिक्र करूं तो पीस कीपिंग फोर्स के 24 सदस्यों को बहुत ही क्रूर तरीके से मार दिया जाता है, जहां ये सारे सदस्य पाकिस्तान के थे। जिसके बाद अब पिक्चर में आता है अल कायदा। 2002 के बाद सोमालिया में अल कायदा की प्रेजेंस बढ़ने लगी थी। इसी दौरान दूसरे एक आतंकी समूह अल शाबाब का भी जन्म होता है। इसने अल कायदा के साथ मिलकर एक रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी। अब सोमालिया एक आतंकी स्टेट बनने की कगार पर था। 2008 में अल शाबाब को यूएस ने एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इसी समय के दौरान 16 वर्ष से अधिक की अवधि में सोमालिया ने सरकार के गठन की 14 नाकाम कोशिशें भी करी। यहाँ यह जानना भी बेहद जरूरी है कि सोमालिया की एक मूलभूत समस्या यह थी कि टीएनजी पर मोगादिशु स्थित विशेष रूप से हाविये यानी कि हैबर गैदिर और एवीआर जैसे उपकबीलों का वर्चस्व रहता है और इसके कारण वहां एक राष्ट्रीय एकता वाली सरकार नहीं बन सकी। इसे सोमाली समन्वय एवं पुनर्वास परिषद यानी कि SRRC नामक कबीलों के एक असंगठित गठबंधन से विरोध का सामना करना पड़ता है, जिसे इथियोपिया की सहायता प्राप्त थी।
SRRC का नेता पूर्वोत्तर सोमालिया में पंटलैंड के स्वायत्तशासित देश का राष्ट्रपति अब्दुल्ला यूसुफ था। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वो है अमेरिकन हस्तक्षेप। अमेरिकी हस्तक्षेप सियाद बर्रे शासनकाल के दौरान शीत युद्ध के कारण आरंभ हुआ था, जब सोवियत संघ ने सोमालिया के बदले इथियोपिया को समर्थन देने का फैसला किया था। तब सियाद बर्रे सत्ता ने अमेरिका से सहायता प्राप्त करनी शुरू की थी। सियाद बर्रे के बाद अमेरिका एवं संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेपों की शुरुआत करी। प्रारंभ में जनरल एडिड जो एक समूह का नेतृत्व कर रहा था, जिसने 2002 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप को खारिज किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने सुनिश्चित किया कि मानक प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्लू हेलमेट यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति वाहिनी मानी जाती है उनका उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि यह उनकी तैनाती तभी कर सकता है जब सभी विवादास्पद पक्ष इसे स्वीकार कर लेते हैं, जिसके बाद हजारों लोग भूखमरी एवं रोगों का शिकार बनने लगे। अब बात करते हैं सोमालिया की 4.5 सिस्टम के बारे में। आखिर क्या है सोमालिया की 4.5 सिस्टम? सोमालिया में 4.5 सिस्टम से काम होता है। मैं समझाता हूं यह सिस्टम आखिर है क्या। बेसिकली सोमालिया एक मुस्लिम कंट्री है। 90% से ज्यादा यहाँ सुन्नी मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन अभी भी ये लोग अलग अलग ट्राइब और क्लेन में बटे हुए हैं। मोटे तौर पर देखें तो यहाँ 6 से 7 बड़ी क्लेन है। पूरे देश में यही क्लेन्स के लोगों का ज्यादा अवसर मिलता है। राजनीति और सरकारी नौकरी में भी इसी क्लेन्स के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। यहां तक कि प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री तक सिर्फ 2 ही क्लेन्स से चुने जाते हैं। यही कारण है कि सोमालिया में राष्ट्रवाद बिल्कुल भी नहीं है। सोमालिया में हर एक क्लेन्स का अलग प्रेसिडेंट है। इसी सिस्टम को 4.5 सिस्टम कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो 4.5 फॉर्मूला सोमाली आबादी को कबीलों के आधार पर 5 समूहों में विभाजित करता है, जहां 5 में से 4 समूह प्रमुख कबीले हैं, जबकि 5वें समूह में अन्य सभी कबीले और लोग शामिल हैं, जो पहले 4 समूहों में शामिल नहीं है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में यह गठबंधन समूह अन्य 4 समूहों में से प्रत्येक के आधे मूल्य का है। अब अंत में देखते हैं आखिर सोमालिया में इतने पायरेट्स क्यों बनते हैं लोग। सोमालिया में रोजगार के बहुत ही कम अवसर है। यहां पर न तो फैक्ट्री है और न ही कोई सर्विस सेक्टर। इसी कारण बेरोजगार लोगों की फौज बढ़ती जा रही है। दूसरा फैक्टर यह है कि सोमालिया के पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। पूरा सोमालिया का 2/3 हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है। रोजगार के ज्यादा विकल्प मौजूद न होने के कारण ये लोग पायरेट्स बन जाते हैं और समुद्रों से आने वाले शिपों को लूटते हैं और कब्जा कर लेते हैं। ये समुद्री लुटेरे शिप पर कब्जा कर लेते हैं और जो लोग हैं उसे बंदी भी बना लेते हैं। जिस भी देश की शिप होगी उससे फिरौती भी मांगते हैं और फिरौती न देने पर उन नागरिकों की हत्या कर देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आजकल ये सामने आई है कि सोमालिया के पड़ोसी देश यमन, जो कि आतंक का अड्डा माना जाता है, यहाँ के लोग ISIS और अल कायदा के लोग इन समुद्री लुटेरों से मिल गए हैं। अब ये लूट आतंकवाद के लिए फंडिंग का सोर्स बन गया है। हालांकि बहुत सारे कारकों का एक देश के रूप में सोमालिया को विफल बनाने में योगदान रहा है, पर इसके पास खुद को व्यवस्थित बनाने के भी कई अवसर थे। बहरहाल वे इन अवसरों का लाभ उठाने में विफल रहे। सोमालिया को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की कोई भी कमी नहीं रही। पिछले कई वर्षों के दौरान मुसीबतों से ग्रस्त इस देश को मानव एवं वित्तीय बहुत सारे संसाधन प्राप्त हुए। अन्य किसी चीज की तुलना में एक ईमानदार, प्रभावपूर्ण, मजबूत और समझौताकारी नेतृत्व की कमी भी एक वजह से एक विफल देश की स्थिति तक पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद से काफी उम्मीदें थी। जब उन्होंने 2012 में सत्ता संभाली थी, बदकिस्मती से उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं और ऐसे आरोप है कि उन्होंने सियाद बर्रे की सरकार के गिरने के बाद जब्त की गई परिसंपत्तियों से बेईमानी से पैसा निकाल लिया था।
आइए अब बात करते हैं ये पूरे मुद्दे का निष्कर्ष क्या निकलता है। अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो सोमालिया को स्थिति बेहतर करने के लिए एक लोकतांत्रिक देश के रूप में रूपांतरित होना होगा, जो संघीय ढांचे के साथ चुनी हुई सरकारों के माध्यम से चलती है, जिससे कि कबीलों के बीच कोई आपसी लड़ाइयां न हो और सभी कबीलों का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व हो सके। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एक अच्छे शासन और एक ईमानदार निर्भीक राजनेता की है। अगर सोमालिया को ऐसा राजनेता मिल जाता है तो हो सकता है इसे फिर से अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो आज आपने जाना समुद्री लुटेरों के देश सोमालिया के बारे में कि कैसे सोमालिया इतना गरीब और विफल देश बनता जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी रोचक तथ्यों और इतिहास से जुड़े हुए वीडियोस आते रहेंगे, जिसकी जानकारी के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनवेलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।